हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान का पेपर। राजस्थान का आरएएस प्री एग्ज़ाम 2018 का पेपर हम देखने वाले हैं। तो आरएएस प्री एग्ज़ाम 2018 का पेपर हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो शुरू करते हैं। ऑप्शन ए, कांग्रेस के नागपुर 70 अर्थात कांग्रेस का नागपुर 70 कब हुआ था? 1920। तो कांग्रेस के नागपुर 70 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। तो ये सत्य कथन है कि प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन है वो कांग्रेस अधिवेशन के बाद भाषाई गठन के आधार पर किया गया, ये सही है। ऑप्शन बी है, 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये कथन भी सही है कि 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। ऑप्शन 4 ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं, बेरार से प्राप्त हुए हैं। कुल 36 सिक्के बेरार से प्राप्त हुए थे, जिसमें 8 पंचमारक सिक्के थे, उनमें से 28 इंडो यूनानी सिक्के थे और उन 28 में से 16 सिक्के मिनेंडर के थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो नागभट्ट द्वितीय ये गुर्जर प्रतिहार का है, देवपाल ये भी गुर्जर प्रतिहार का है, महेंद्रपाल प्रथम ये भी गुर्जर प्रतिहार का है, भर्तृहरि प्रथम ये नहीं है, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग है वो राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था, ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसे महंत प्यारे लाल हत्याकांड में सजा मिली थी, केसरी सिंह बारहट को सजा मिली थी और केसरी सिंह बारहट को प्यारे लाल महत्कांड की हत्याकांड के विरुद्ध साजिश में हजारीबाग जेल में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो अधीनस्थ संधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चार्ल्स मेटकॉफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देखिए ये क्वेश्चन ही गलत है, एक प्रकार से क्वेश्चन गलत टाइप किया गया है, क्योंकि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान नहीं था। संयुक्त राजस्थान है वो तीसरे चरण में था और तारीख लिखी है दूसरे चरण की। लेकिन अब क्या करें, तारीख के हिसाब से चले या संयुक्त राजस्थान के हिसाब से चले? दोनों अलग अलग हैं, किस हिसाब से? तो हमें तारीख के हिसाब से चलना है। तो 25 मार्च 1948 को दूसरा था और उसमें उदयपुर हिस्सा नहीं थी, जबकि संयुक्त राजस्थान में उदयपुर थी, लेकिन हमें तारीख के हिसाब से चलना है। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान से देने चाहिए, है ना, पता नहीं कहाँ से नींद में दे देते। अगला देखिए, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो त्याग भूमि के संपादक हरिभाऊ उपाध्याय थे। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। अगला क्वेश्चन, कामेश्वर महादेव मंदिर मतलब एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ जिले हैं। तो कामेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कामेश्वर महादेव मंदिर पाली में है। तो इसका सही उत्तर पाली हो जाएगा। पीपला माता का मंदिर जोधपुर में है। तो पीपला माता का मंदिर जोधपुर में हो जाएगा। 1 का डी, 3 का 2, 1 का डी, 3 का बी, 1 का डी, 3 का बी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर जैन मंदिर है? तो सतबीज देवरी मंदिर, जिसमें अलग अलग जैन संतों की मूर्तियां लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नानक राम, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बॉल भारमली याज्ञवेंद्र शर्मा की नहीं है, बल्कि सत्यप्रकाश जोशी की है। बॉल भारमली सत्यप्रकाश जोशी की है, याज्ञवेंद्र शर्मा की नहीं है। पागी चंद्र प्रकाश देवल सही है। पगफेरो मणि मधुकर सही है। कोडम दे ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मेघराज मुकुल की है। अगला देखिए, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? तो गौरी देवी मांड शैली से संबंधित थी। नेक्स्ट
क्वेश्चन, नारी संत दयाबाई शिष्या थी, तो दयाबाई सहजोबाई चरणदास जी की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है, तो ग्रासिया से संबंधित लूर है, बाकी तो किसी जनजाति से संबंधित नहीं है, क्षेत्रीय हैं। अगला क्वेश्चन, विजयदान देथा के बारे में विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, विजयनाथ देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे और विजयदान देथा की ये रचना तो मुझे आज भी याद है, चरणदास चोर, पहली दुविधा। विजयदान देथा रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे, ये सही है। कोमल कोठारी है वो संस्थापक थे और विजयदान देथा उनका साथ दिया था और विजयदान देथा सह संस्थापक थे। बोरुंदा में रूपायन संस्थान है। अब देखिए, बोरुंदा कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में है, जोधपुर शहर में है। ये बताना मुश्किल है क्योंकि जिले चेंज हो गए हैं ना। अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था ये उस टाइम का है और हो सकता है इसमें कुछ अब चेंज हो गया हो, लेकिन ये उस टाइम का है, यानी 2018 का पेपर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही कोट चयन कीजिए। तो अल्ब्रुस है, अल्ब्रुस जो पर्वत शिखर है वो रूस में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। माउंट कुक न्यूजीलैंड में है और मैकिनले पर्वत शिखर संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अल्ब्रुस रूस, ए का 4 हो जाएगा। देखिए, इस तरह की आप ट्रिक भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, अल्ब्रुस रूस और माउंट कुक की ट्रिक कैसे बनाएंगे? कुक है न्यूजीलैंड का एक प्लेयर है, क्रिकेट का एक प्लेयर होता था, न्यूजीलैंड में खेलता था, अच्छा प्लेयर था कुक, तो न्यूजीलैंड का प्लेयर है कुक। तो ऐसे याद कर सकते हैं। किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया। तो देखिए, अल्ब्रुस रूस, ए का 4, 2 और 4 3 में आ रहा है, ठीक है। किलिमंजारो तंजानिया, बी का 3 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फा सूचकांक। अगला क्वेश्चन, एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, दूसरी तरफ देश है और आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो रूर जर्मनी, तो ये तो सही है। पो घाटी इटली, ये भी सही है। देखिए, मैंने इसकी ट्रिक बनाई है। पौवा, मुझे पौवा पसंद नहीं है, मुझे इटली पसंद है। मुझे पौवा पसंद नहीं है, मुझे इटली पसंद है। पो घाटी इटली। और कांटो मैदान जापान, कांटो मैदान क्या है? जापान। और इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि जो जापानी जूता होता है, मेरा जूता है जापानी, ऐसे कुछ है, तो जापानी जूता होता है उसमें कांटे नहीं लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, ये सही नहीं है। दक्षिण न्यू इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ नहर है, दूसरी तरफ जोड़ना है, तो जोड़ते हैं फिर। केल नहर आप सबको पता है, बाल्टी में आप देखते हैं अक्सर कील से लगी होती है ना, कील से लगी होती है ना, तो आराम से याद कर सकते हैं। कील नहर है वो बाल्टिक सागर को एल्ब सागर से जोड़ती है। सू नहर है वो सुपीरियर झील को हेवरन झील से जोड़ती है और ये अमेरिका, आप जानते हो, उत्तरी अमेरिका। और पनामा नहर पनामा नहर है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। और स्वेज नहर अभी SI में भी आया था 2021 में, तो SI के एग्जाम में आया था 2021 में कि स्वेज नहर किन किन को जोड़ती है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। तो फिर से देखिए, केल नहर एल्ब सागर और बाल्टिक सागर को, या यूँ कह सकते हैं उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, एल्ब सागर की जगह उत्तरी सागर देना ठीक रहता, लेकिन यहाँ पे ज्वारंद मुख है, एल्ब ज्वारंद मुख को बाल्टिक सागर से, ये भी सही है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, ये भी सही है। केल नहर 2 तरह से पूछा है, थोड़ा सा हार्ड पूछा है इसने, उत्तरी सागर नहर देकर इसने एल्ब ज्वारंद मुख पूछा है। सू नहर, तो सू नहर आप सबको पता है सुपीरियर झील को हेवरन झील से जोड़ती है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से और स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से। तो डी का ए 2 में है, 1 नंबर और 3 नंबर में, ठीक है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को सी का 3, तो सिर्फ 1 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो गलीकोंडा, ये पूर्वी घाट में है ना, गलीकोंडा ये पूर्वी घाट में है।
शिक्राम गट्टा ये पूर्वी घाट में है। मादुगुल्ला कंडा ये भी पूर्वी घाट में है, लेकिन सलहेर ये पूर्वी घाट में नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ कृषि का नाम है, दूसरी तरफ राज्य है, आपको बताना है सुमेलित कौन सा है। पोंडू, तो पोंडू है वो उड़ीसा में होती है, सही है। पोनम केरल में होती है, केरल में त्यौहार भी होता है एक पोनम नाम का, तो पोनम केरल में है। और झूम है, असम वाले बहुत झूम झूम कर नाचते हैं, तो झूम झूम कर नाचते हैं असम वाले, तो जो असम में, पोनम केरल में, पोंडू उड़ीसा में, वह ऑप्शन सही हो जाएगा। अब मासा हिमाचल प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये पुराना क्वेश्चन है, देखिए भारत में संरक्षित क्षेत्र संख्या वर्ष 2018 में पुराना है सामुदायिक रिजर्व 46, एक का दो, तो देखिए एक का दो सिर्फ एक में ही आ रहा है ए नंबर, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, हम नहीं देखेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल जो कि इसरो के सहयोग से बनाता है, तो बेल क्या बनाता है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कृषि प्रौद्योगिकी बनाता है ना, बिल्कुल नहीं। परमाणु तकनीक इतना बड़ा काम नहीं करता। सीडेक ऐसा कुछ नहीं बनाता। तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो इसरो के सहयोग से गैस सौर सेल बनाता है। इजी क्वेश्चन था ये। अगला देखिए, एक तरफ जिले एक तरफ पर्वत है, तो सिक्कर में रघुनाथगढ़, अलवर में भानगढ़, यही मिला दिए। सीकाफोर, देखिए सीकाफोर सिर्फ एक में ही आ रहा है, एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विभिन्न पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। बुकुंद्रा पहाड़ियाँ आप सबको पता है, बुकुंद्रा पहाड़ियाँ। गिरवा पर्वत ये तो देखिए उदयपुर की तरफ आ जाता है। डोरा पर्वत ये जालोर में आ जाता है। अलवर पर्वत अलवर, इससे क्या लेना देना है ना। अगला क्वेश्चन, एक तरफ मुख्य सिंचाई, एक दूसरी तरफ जिले, ये पुराना क्वेश्चन है, हालांकि जिले चेंज हो चुके हैं। फिर भी देखिए, सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ में शुरू की है, सही है। तो ए का 4 2 में आ रहा है, एक नंबर 3 नंबर में। अब अगला देखिए, नर्मदा परियोजना, तो नर्मदा परियोजना जालोर एवं बाड़मेर की, बी का 1 इसमें भी आ रहा है। फिर आगे चलते हैं। फिर ज्वाई परियोजना जालोर पाली जोधपुर, देखिए इसी में आ रहा है। और जाखम परियोजना उदयपुर प्रतापगढ़, एक नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो कुछ स्थानों पर सवनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। देखिए सवनीय धारा वहाँ पे चलती है जहाँ पे निम्न दाब होता है, और निम्न दाब कब होगा, जब ज़्यादा गर्मी होगी, यानी जून के महीनों में। तो ये सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं की समांतर, इसका यार क्या लेना देना, इसका धूल भरी आंधियों से कोई लेना देना नहीं है। अगला देखिए, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, सिर्फ केवल ए, 4th नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, ये पुराना क्वेश्चन है 2002 2015 2015, मतलब इस तरह का। अगला देखिए, निम्न में से कौन से खनिजों का राजस्थान अकेला उत्पादक राज्य है। तो सीसा जस्ता ऐसक सही है, वोलेस्टोनाइट में है और सीसा जस्ता में है। ताम्र ऐसक में तो नहीं है, ताम्रशक में तो दूसरा या तीसरा नंबर है मेरे शायद में। और सेलेनाइट में तो देखिए सिर्फ एक सिक्कर ही है ना, तो सिक्कर इतना ज़्यादा क्या कर लेगा ना। तो शीशा जस्ता है, वोलेस्टोनाइट है, ए और सा एकदम सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये करंट का है। अगला देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। भारत ज़्यादा होगा, 31.15% भारत और 24.87% है राजस्थान की नगरीय जनसंख्या। अगला देखिए, निम्न में से राजस्थान के कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित सीमेंट उद्योग आधारित उद्योग हैं। तो देखिए सीमेंट उद्योग में काफ़ी सीमेंट होता है, खास करके चित्तौड़गढ़ तो पहले नंबर पर है, और इसके अलावा उदयपुर है, अलवर है, कोटा है, सिरोही है, कई बहुत सारे सीमेंट होता है। संगमरमर उद्योग तो काफ़ी होता है, कई कई प्रकार का संगमरमर हो रहा है। पिल्ला जैसलमेर में है, गुलाबी जालौर में है, इसके अलावा सफ़ेद मकराना है, काला भैंसलाना है और सतरंगी पाली है। तो कई प्रकार का संगमरमर यहाँ मिल जाता है। जस्ता गलन उद्योग, तो इसका ऑप्शन ए बै और दै हो जाएगा। ए बै दै कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत कुल जनसंख्या में न्यूनतम है। तो देखिए बीकानेर और नागौर में अनुसूचित जाति सर्वाधिक है, और अनुसूचित जाति सर्वाधिक है तो इसका विलोम शब्द कर लीजिए, बीकानेर और नागौर में अनुसूचित जनजाति कम है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पचपदरा बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। तो HPCL है और राजस्थान सरकार का। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्राम सेवक में भी आ चुका है, ये पटवार में भी आ चुका है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा का मोर है, हाँ है। चूरू का कृष्ण मृग है, हाँ है। सवाई माधोपुर का शेर है, नहीं है। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है, सवाई माधोपुर का
बाघ है। और जैसलमेर में गोडाउन है, हाँ है। शेर कहाँ है? राजस्थान में एक दो शेर पा जाए तो मुश्किल से बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, केंद्रीय विधानसभा के निम्न में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए थे? तो 1926 हुए थे, 1937 नहीं हुए थे, 1945 हुए थे। ए और सी हो जाएगा, ए और सी 3 नंबर में है। अगला देखिए, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? तो गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया किसने लिखी? श्रीमन नारायण अग्रवाल, नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से, क्या टाइम हो गया? 15 मिनट, इतनी देर में। भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, यह वैश्विक मताधिकार आधार पर नहीं थी, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बहुदलीय संरचना नहीं थी। देखिए, बहुदलीय संरचना थी और ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी नहीं। अरे भारतीय संविधान सभा के संबंध में प्रत्यक्ष चुनाव कहाँ थे? प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब है सीधा नागरिक द्वारा, तो ये अप्रत्यक्ष थी। तो एक और बी और सी गलत है और ए और डी सही हो जाएगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध कर अंत स्थापित किया गया। तो इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर में थोड़ा डाउट है मुझे, तो इसलिए मैं इसे नहीं बताऊंगा। अगला देखिए, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। तो देखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य ये 1960 में हुआ था। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य ये 1973 में हुआ था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ था। और के गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये 1960 से पहले ही हुआ था। इसकी तारीख याद नहीं है, लेकिन 1960 से पहले हुआ था। तो कालक्रम आपको सजाना है, तो पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, डी ए बी सी। डी ए बी सी कहाँ है? 3 नंबर पर है, डी ए बी सी 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सवर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे हैं? तो ए आर अंतुले रहे हैं, एस एस रे रहे हैं, हृदय जोशी नहीं रहे, और सी एफ स्टीफन रहे हैं। ए बी डी हो जाएगा। ए बी डी कहाँ है? इसमें 3 नंबर पर है, तो इसमें भी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए बी डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा ही है। इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3। स मतलब पेपर है ना, मतलब पता नहीं कौन कौन से नियम में बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में सही है। तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति, विनियम का अर्थ विशेष नियम बनाए गए हैं इनके लिए। और देखिए, 240 एक क के तहत अंडमान और निकोबार, 240 एक ख के अंतर्गत लक्षद्वीप, 240 एक के ग पंडुचेरी ये गलत है, और 240 एक ग दमन और दीव ये भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा घोषणा की कि गंभीर आपातकाल विद्यमान है जिस कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? घोषणा की थी 25 जून 1975 में और लागू किया 26 जून 1975 में। वही बात है कि अम्बेडकर जी को प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, अम्बेडकर जी को अध्यक्ष कब बनाया गया वगैरह, वही बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिवेशन नहीं होता, अधिवेशन में तो देखिए, अधिवेशन तो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत वैसे बुलाया जाता है। और देखिए, संसद के संयुक्त सत्र में कैसे हो सकता है, एक संसद से दूसरे सदन में ऐसे थोड़ी जाएगा एक यहाँ से वहाँ। अगला देखिए, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में कितने मामले, अरे सीधा कहो ना, लोकसभा में कितने सवाल पूछे जा सकते हैं एक दिन में? तो 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। निम्न से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो देखिए, प्राकलन समितियां, लोक लेखा समितियां, लोक उपक्रम समितियां, नंबर 3 नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ए बी सी। ए बी सी कहाँ है? तो ए बी सी 3 नंबर ऑप्शन में स हो जाएगा। पता नहीं किसने यह बनाया है। भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्न में से किसके समान है? तो भारत के नियंत्रक और मालिका परीक्षक को उसी तरह हटाए जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई? संतानम समिति। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, निम्न से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लिखित है? तो सूचना की पारदर्शिता, प्रकटन, नागरिकता, पर सब है। अगला देखिए,
एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ पुस्तकें हैं। अतुल कोहली ने पुस्तक लिखी है दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। एलन ग्लेडहिल ने लिखी है दी रिपब्लिक ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक का दो, डी का तीन, एक का दो, डी का तीन, एक का दो, डी का तीन, 3 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368(2) के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है। विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती है। तो देखिए, अगर संसद है वो विधानसभा के पास कोई विधेयक पेश करके भेज देता है तो विधानसभा उसमें क्या नहीं कर सकती, उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये सही है। और विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प पारित नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ABC तीनों होगा। अगला देखिए, अगर संसद द्वारा विधानसभा के पास भेजा जाता है तो विधानसभा को ये शक्ति प्राप्त है कि वो पारित भी कर सकती है और अपारित भी कर सकती है। पारित भी कर सकती है और उसे अस्वीकार भी कर सकती है। कभी हम नहीं मानते, ये भी कर सकती है लेकिन संशोधन नहीं कर सकती है। ABC तीन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? तो राजस्थानी 2011 वाला नियम, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न से मुख्यमंत्री राजस्थान की विधानसभा कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो देखिए, अशोक गहलोत नहीं रहे। जिसमें भी सी है वो कट कर दीजिए। तो 1 नंबर कट, 2 नंबर कट, 3 नंबर कट, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिदेव जोशी और वसुंधरा राजे रही है विधानसभा में। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री भी रही है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी रही है। वसुंधरा राजे रही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किन पदाधिकारियों अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती है? सरपंच एवं पंच, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो देखिए, राजस्थान मानवाधिकार का गठन है वो 18 जनवरी 1999 को हुआ था और क्रियाशील मार्च 2000 को हुआ था। तो ए और बी दोनों सही हैं। नंबर 4 देखिए कि इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रह चुके हैं। ये भी सही है, लेकिन 6 नंबर गलत है, क्योंकि एक अध्यक्ष 3 सदस्य नहीं होते बल्कि एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। पहले एक अध्यक्ष 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन उसको हटा दिया, फिर एक अध्यक्ष 2 सदस्य होने लगे। तो 3 सदस्य नहीं, 2 सदस्य, अध्यक्ष सहित 2 सदस्य। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन सा राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं? तो न्यायमूर्ति RC लोहाटी। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? नहीं रहे पूछें तो RC लोहाटी नहीं रहे हैं, कांसलीवाल रहे हैं, BS चौहान रह चुके हैं, AK माथुर रह चुके हैं। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम उपाध्यक्ष रहे हैं? प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। याद रखिए, विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है नियुक्त। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा? पूनम चंद बिश्नोई। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न से कौन से कथन सही हैं? तो लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। हाँ जी, आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव हेतु विशेष अधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता। विशेष अधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। प्रस्ताव है वो, देखिए मैं सीधा ही बता देता हूँ स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। लोक महत्व पर आधारित स्थगन प्रस्ताव होता क्या है? देखिए, स्थगन प्रस्ताव है वो किसी विशेष घटना के लिए बुलाया जाता है ना। तो विशेष घटना के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता। ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हो गई कि लड़का खाते पीते घर का होना चाहिए, लेकिन लड़का खाता पीता नहीं होना चाहिए। यही बात हो गई। और अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है। और इसमें क्या है कि एक दिन में एक ही
विषय पर बात हो सकती है। ऐसा नहीं कि एक विषय पर बात करते करते दूसरे विषय पर चल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ACD। ACD कहाँ है? नंबर 3 में है। ये 6 नंबर ऑप्शन पर तो ये बिल्कुल ही पड़ गया ना, यानी पेपर तो बनाया लेकिन ध्यान नहीं रखा क्वेश्चन का। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित है, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से, कहने का मतलब ये है कि कोई विधेयक है वो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही विधानसभा में पेश किया जाता है। लेकिन हुआ क्या कि विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति के बिना सीधा ही विधानसभा में पेश कर दिया गया। अब क्या होगा कि जब वो राज्यपाल को भेजा जाता है तो अब क्या होगा? तो अब क्या होगा, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविद्यमान्य नहीं होगा। पहली बात तो राज्यपाल से पहले अनुमति लेनी चाहिए। अब क्या फायदा? तो इसका सही आंसर नंबर 2 होगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, क्योंकि संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि विधेयक को पहले राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, फिर ही विधानमंडल में पेश किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसे GST के दायरे में रखा गया है? तो बहुत ही अजीब गरीब वो बात है, घी को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारत में वर्ष 2016-21 के, तो फिर पता नहीं, ये नहीं, ये करंट का है, ये भी करंट का है। करंट का क्यों देखेंगे हम। अगला देखिए, कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? ऑप्शन है, उपभोक्ता की मांग अपेक्षा निरंतर बढ़ रही है, कम लागत और उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर, अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर 13 हो गई। ऑप्शन डी, ये सभी। तो ये सभी हैं। क्या पूछ रहा है कि कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती है? तो इसलिए करती है ताकि मांग और अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं, लगातार मांगें बढ़ रही हैं। कंपनियां कोई प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबार की प्रक्रिया में पुनर्रचना क्यों करेगी? तभी तो करेगी जब मांग बढ़ेगी, अपेक्षाएं बढ़ेंगी। मांग और अपेक्षाएं नहीं बढ़ेंगी तो फिर करेगी क्यों? तो ऑप्शन ए तो सही है। कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। यानी सूचना के द्वारा, सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, सूचना इंफॉर्मेशन द्वारा, सूचना तकनीकी के द्वारा कम लागत इन, देखिए ऐसे होता ना कि 50% छूट है, ये ले जाइए, इसके साथ एक ये फ्री वगैरह, वही बात है। तो ये भी सही है। अर्थव्यवस्था के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर 13 हो गई है, तो उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी सही है। तीनों ही सही है ना। ऐसे प्रश्न में दिमाग लगाना होता है। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। सरकारी प्रतिपूंजी बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण बाजार। तो देखिए, भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। सरकारी प्रतिभूति बाजार, व्यापारिक बिल बाजार, याचना मुद्रा बाजार, जमा प्रमाण पत्र बाजार। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते से सम्मिलित नहीं किया जाता? ब्याज प्राप्तियां, कर प्राप्तियां, सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ व लाभांश। नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखिए, सॉरी क्या पूछा, केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो अल्प बचतें। तो इसका नंबर 4 हो जाएगा। इसका नंबर 4 होगा। अल्प बचतें नहीं होती है ना। देखिए, ब्याज प्राप्तियां ये तो होंगी, ये नहीं होंगी तो फिर केंद्रीय बजट है वो घाटे में चला जाएगा। कर प्राप्त नहीं करेगा, जैसे कि टैक्स है, मतलब टोल टैक्स लगता है, अगर वो प्राप्त करना बंद कर दे तो केंद्र तो मतलब बजट एक प्रकार से घाटे में चला जाएगा। और सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रम से प्राप्त लाभ लाभांश ये भी जरूरी है, नहीं तो संतुलन ही बिगड़ जाएगा। तो इसका सिर्फ है अल्प बचतें, है ना। छोटी छोटी बचतों से तो इतना खास होने वाला नहीं है। तो डी है, केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता, अल्प बचतें नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समवर्ती। अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी त्रिवर्धी ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 मत कर देना, कहीं आप सोचो कि ऑप्शन नंबर बड़ा है तो कर दें, ऐसा नहीं होगा। नंबर 3 होगा, अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी संवर्धी, ये होगा। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन होता है। समग्र पूर्ति वक्र में
विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है। मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है। तो देखिए ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सामान्य थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 और 2000। कितना पुराना। और ये क्वेश्चन हम पता नहीं क्यों पीछे पड़े हुए हैं। पटवार में भी आ चुका है, इसके अलावा गार्ड में भी आ चुका है। वर्ष 2017-18 में राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की, ये करंट का है। अगला क्वेश्चन, करंट का है, हाल ही दे रखा ना, करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं देखेंगे। निम्न से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत अक्षमता सर्वाधिक है। तो सबको पता है सूरतगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने छबड़ा 12 में है, काली सिंध झालावाड़ में है। और राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रथम कौशल विश्वविद्यालय, करंट का है। राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न से कौन सा अनुक्रम बिक्री प्रस्ताव नहीं है। यह भी करंट का है। निम्न से कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है। तो ऐश्वर्या है, मंगला है, सरस्वती है, लेकिन गंगा नहीं है। 3 नंबर हो जाएगा। राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल नहीं है। तो फतेह सागर झील है, नक्की झील है, आना सागर झील है, लेकिन स्वरूप सागर झील नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये करंट का है। स्वावलंबन योजना, ये स्वावलंबन योजना पहले चला करती थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए। ये बालिकाओं के लिए नहीं, ये महिलाओं के लिए। नंबर 1 होगा इसमें, लेकिन ये करंट का है। ये भी करंट का है। 80 नंबर। 81 नंबर देखते हैं। राजस्थान में पहली बार फव्वारा सिंचाई योजना, नर्मदा कैनाल परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, बूंद बूंद फव्वारा इजराइल से लिया गया। निम्न से कौन सा एक गैर सेल्यूलोसी रेशे का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर होगा नायलॉन। नायलॉन। अगला, सामान्य टीवी रिमोट में, तो टीवी रिमोट में अवरक्त किरणें होती हैं। नंबर 3 हो जाएगा। ताम्र प्रदूषण से बचने के लिए पित्तल के बर्तनों पर सामान्यतः कौन सी धातु चलाया जाए। अरे पित्तल टिन, ए हो जाएगा। और परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। तो परा उच्च पावर्ती, ये पूछा है। भू तरंगों के रूप में नहीं। आकाश तरंगों के रूप में नहीं। अंतरिक्ष तरंगों के रूप में नहीं। पृष्ठ तरंगों के रूप में। ऑप्शन 4 हो जाएगा। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित होती है अमूर्त बीजगणित पर, अवयव बीजगणित पर, बूलियन बीजगणित पर और रैखिक बीजगणित पर। तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्न से कौन सा अंतर नहीं है। तो इसका नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ब्लूटूथ 2.4 GHz रेडियो आवृत्ति पर प्रयुक्त करता है, जबकि वाईफाई 2.4 GHz अथवा 5 GHz आवृत्ति पर प्रयुक्त कर सकता है। बड़े बड़े ऑप्शन है। नंबर 1 है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसरो के केंद्र और स्थान, और आपको सुमेलित करना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में है। UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु यार कर्नाटक में। ये क्या दे दिया इसने। ए और बी ये तो सुमेलित हैं। ए और बी तो सुमेलित हैं। इसका सही आंसर ए और बी हो जाएगा। केवल ए और बी है। 3 नंबर और 4 नंबर गलत है। ये करंट का क्वेश्चन है। ये भी करंट का क्वेश्चन है कि भारत का पहला दृश्य सीमा से परे
हवा से मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसका सही उत्तर होगा अस्त्र। ये छोड़िए, करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं अब। अगला देखिए 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए फल यानी फ्रूक्टोज यानी फ्रूट फल ट्रिक होती है फ्रूट फल, बी का ए, तो बी का ए एक ही नंबर में 3 नंबर सही हो जाएगा। और चीनी का सुक्रोज, कहते हैं ना चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगी, तो चीनी सुक्रोज, चीनी का सुक्रोज, फल का फ्रूक्टोज, स्टीविया का प्राकृतिक स्वीटनर, और दूध में ग्लूकोज डी, दूध यानी ग्लूकोज डी, और द्राक्षा शर्करा यानी लैक्टोज, ए का 5, नहीं सॉरी, अभी क्या है, फल का फ्रुक्टोज बी का एक सिर्फ इसी मारा है। द्राक्षा शर्करा का होगा ग्लूकोज, दुग्ध शर्करा का होगा लैक्टोज, चीनी का होगा सुक्रोज यानी चीनी खाओगे शुगर हो जाएगी, और स्टीविया का हो जाएगा प्राकृतिक स्वीटनर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, बताइए? कार्बन पदचिह्न। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए इनमें से कौन से उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, न्यूट्रिस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्न में से कौन करंट का है? डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? डीएनए बहुरूपता, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डुमाडा अजमेर। हालांकि तभी अजमेर देना चाहिए इसको। अब देखिए जिले थोड़ा चेंज हो गए, तो कहीं ये बयावर में न चला गया हो डुमाडा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका भी। फिर भी डुमाडा अजमेर है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान। निम्न से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही है? सही नहीं है। कथन कंपोस्ट के संदर्भ में यानी कंपोस्ट खाद के लिए पूछे। इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, ये तो सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देते हैं, और मलमूत्र सब्जियां आती होती हैं। तो देखिए केंचुआ धीमा नहीं करते, केंचुआ तो निम्नीकरण प्रक्रिया को बढ़ा देते हैं, है ना, धीमा नहीं करते हैं। केंचुआ कभी धीमा नहीं करते हैं, बल्कि और ज़्यादा पौष्टिक बना देते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत हो जाएगा। राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में। अगला क्वेश्चन, इस कथन में एक कथन के साथ दो परिकल्पनाएं दी हुई, तो कहना चाह रहा है ये नहीं देखेंगे, हम सिर्फ जीके के ही देखेंगे। नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कर तो ये भी देते लेकिन फिर वीडियो है 2-2.5 घंटा चला जाएगा। सिर्फ हम साइंस कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये करंट के आ रहे हैं, करंट के भी खूब आए हैं, खूब क्वेश्चन आते हैं करंट के। करंट पर ही आपको फोकस करना है। बाकी इकोनॉमिक्स के 1-2 क्वेश्चन हार्ड आते हैं, बाकी सरल आते हैं।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, करंट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ राजधानी है। तो देखिए, कदम का राजधानी है वनवासी। सी का दो देखिए किसमें है, एक नंबर भी है, तीन नंबर भी है। कदम का वनवासी, कदम का वनवासी, मैंने तो सिर्फ कदम का वनवासी पढ़ा है। तो सी का दो। चंदेल का महोबा, डी का एक। सी का दो, डी का एक। सी का दो, डी का एक। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडा के जो कि एक प्रारंभ मंदिर है, बादामा के चालुक्य से संबंध है। खजुराहो के मंदिरों के समस्त खंड आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं। कांचे कलेसा मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक संतत आधार का मंदिर है। 4 नंबर ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। संतत आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल से माना जाता है। चूना पत्थर के मंदिरों का निर्माण है वो गुप्त काल में ही शुरू हो गया था, ये सही है। लाड़का जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्य से संबंधित है, ये भी सही है। खजुराहो के मंदिर के जो समस्त खंड है वो आंतरिक और बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन सबसे प्रारंभिक संतत आधार का मंदिर है कांचे कैलाश मंदिर, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यही गलत है क्योंकि श्रेणी व्यवस्था उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में प्रचलित थी। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक नहीं होगा। अब कंफ्यूजन बलबन और इल्तुतमिश में है, तो मुझे नहीं पता इसका, लेकिन 3 और 4 बिल्कुल नहीं होगा। बलबन और इल्तुतमिश में से आंसर है इसका। दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने की इसमें से, और मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन बलबन पर लग रहा है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है। शक तो बलबन पर है। अगला देखिए, बरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो इसकी मैंने ट्रिक बनाई है कि जो बकरी है उसको पढ़ना नहीं आता है ना, उसको बकरी है वो पढ़ी लिखी होती है। इससे भी ट्रिक है मेरी कि बकरी पढ़ी लिखी होती है, बकरी को पढ़ना नहीं आता। और बकरी तो कहते हैं ना, बकरी को बोलते हैं, बोलते हैं तुम में से और मुझ में से बकरी कौन है, तो बकरी कहती है मैं। तो बकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ है वो पढ़रपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम सुनिए। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो पहले तो ये बताइए, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पहले हुई थी या जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हुआ था? देखिए 4 के बाद 3 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या 4 के बाद 3? आ रहा है। 2 नंबर सही हो जाएगा। पहले बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, फिर जलियांवाला हत्याकांड हुआ, फिर लखनऊ समझौता हुआ और लास्ट में स्वराज दल की स्थापना। अगला क्वेश्चन, कौन से युग्म सुमेलित हैं? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है, हम पढ़ते आ रहे हैं बार बार, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये तो सही है।
सोशल सर्विस लीग, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, सेवा समिति एच एन कुजरू और सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सा सही नहीं है। सेवा समिति एच एन कुंजरू, सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी। बताइए कौन सा होगा। देखिए सेवा करनी है तो सेवा अच्छे से कहाँ होगी? जहाँ पे कुंज होगा वहाँ पे अच्छी सेवा होगी, है ना। कुंज में आप अच्छे से सेवा कर पाएंगे, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ये तो सही है। अब सोशल सर्विस लीग एन एम जोशी और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी, कौन सा होगा? तो मुझे कन्फर्म याद नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। बाकी 1 और 3 तो सही है, 2 और 4 में से एक गलत है। तो जब मुझे पता नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, गलत उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सही बताऊंगा। अगला देखिए, क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं थे। तो हार्डिंग बम कांड में मास्टर अमीरचंद थे, अवध बिहारी थे, भगवती चरण बोहरा थे, बाल मुकुंद बिस्सा। भाई बाल मुकुंद बिस्सा तो ये जोधपुर वाले, मतलब जोधपुर की जेल में ऐसे मारे गए थे, यानी मारवाड़ से संबंधित था बाल मुकुंद बिस्सा। कहाँ क्या लेने थे हार्डिंग बम कांड से? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई? तेज बहादुर सप्रू, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हैं वो 150 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चनों के आंसर मुझे पता नहीं थे, बाकी के करंट के सवाल थे और करंट के सवाल आपके किसी काम के नहीं है क्योंकि ये 2017-18 के करंट के क्वेश्चन थे। अब 2023 चल रहा है तो देखिए इतने करंट के क्वेश्चन हैं या 1-2 साल पीछे ही आते हैं। तो मान लीजिए अब 2024 में आपका पेपर होता है तो करंट के क्वेश्चन है वो 2023 और 24 के ही आएंगे। इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ यहीं। धन्यवाद।